ओके, सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस इन पॉलिटिकल थियरी। इम्पोर्टेंस इन पॉलिटिकल थियरी क्या लिखा है? पोलियार्की। देखो, पोलियार्की एक ऐसा सिस्टम होता है जो आज के मॉडर्न टाइम पे इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत सारे देशों में इस्तेमाल किया जाता है। पोलियार्की है क्या? पोलियार्की जो है वो डेमोक्रेसी को एक तरह से बढ़ाता है ना। मतलब जहाँ पर जनता जो है अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव चुन कर लाती है, जैसे हमारे देश में है, हमारी जनता जो है एमपी, एमएलए, चीफ मिनिस्टर्स और क्या बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर्स, ये सब क्या होता है हम लोग यहाँ पे इलेक्शन के थ्रू अपॉइंट करते हैं। ऐसे सिस्टम को पोलियार्की कहा जाता है। तो पोलियार्की एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ डेमोक्रेसी सर्वाइव इन मॉडर्न स्टेट। इट रिकग्नाइजेज लिमिटेशन ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखो क्या लिखा है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को लिमिट करता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है पता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जहाँ पे जो लोग हैं किसी भी जगह पर, वो सब मिलकर सरकार चलाते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन ये छोटे देशों में होता है। छोटे देश या छोटे ग्रुप्स, वो बहुत पहले हुआ करता था जब पूरे दुनिया में देशों की पॉपुलेशन बहुत छोटी छोटी होती थी या देश जो है वो कबीलों में रहते थे। तो वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती थी। डायरेक्ट वो लोग आपस में ही अपना लीडर चुनते थे और इवन सब मिलकर चलाते थे। देखो आज के डेट में हमारा क्या होता है, क्योंकि हमारा जैसे भाई इंडिया है ना। इंडिया खुद कितना बड़ा है, बहुत बड़ा देश है ना। और इतने बड़े देश में सभी लोग मिलकर एक साथ एक जगह इकट्ठा होकर सरकार नहीं बना सकते, या फिर कोई एक जगह इकट्ठा होकर सब कुछ नहीं कर सकते। मतलब सब लोग क्या है, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सब लोग नहीं आ सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस करते हैं, जिसमें हम राष्ट्रपति चुनते हैं, जिसमें हम प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें चुनते हैं। तो इसे पोलियार्की कहा जाता है। तो पोलियार्की क्या करता है, लिमिट करता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी को। ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे देखें, emphasize the importance of political competition, international institutional openness and citizen rights। यस, देखो ना आज के डेट में हमारी सिटीजन राइट्स की बात होती है। इंस्टीट्यूशनल ओपननेस का मतलब है हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया है ना, और भी बहुत सारे संस्थाएं बनाए गए। इवन पॉलिटिकल कंपटीशन भी होता है। पॉलिटिकल कंपटीशन का मतलब होता है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज़ हैं और सभी पार्टीज़ अपना अपना मुद्दा लेकर, अपना अपना कॉन्सेप्ट लेकर एक तरह से सरकार बनाने की कोशिश यहाँ पे करती है। ये पोलियार्की में पॉसिबल है, जबकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में कोई पार्टी नहीं होती। जनता जो है वो मिलकर सरकार को चलाती है, सरकार का अपना एक लीडर चुनती है, जिसमें कोई पार्टी वार्टी नहीं होती। फिर अगला लिखा है कॉन्टेम्प्रेरी रिलेवेंस। मतलब आज के टाइम पे इसका रिलेवेंस क्या है? मोस्ट लिबरल डेमोक्रेसीज, जैसे कि आज के डेट में इंडिया है, यूएसए है, यूके है, ये सब पोलियार्कीज पे चलती हैं। किस पे चलती हैं? सारी क्या है, सारी की सारी पोलियार्कीज पे चलती हैं। अच्छा, प्लूरिस्टिक फ्रेमवर्क। प्लूरिस्टिक फ्रेमवर्क का मतलब होता है जहाँ पे वोटिंग्स होती है, या समझ लो कि जहाँ पे नंबर ऑफ पार्टीज़ होती है ना। नंबर ऑफ पार्टीज़ जहाँ पे ज़्यादा होती है उसको प्लूरिस्टिक फ्रेमवर्क कहा जाता है। डिसीजन जो है कैसे लिए जाते हैं, तो यहाँ पे डिसीजंस इलेक्शन के थ्रू लिए जाते हैं, जिसे पोलियार्की कहा जाएगा, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, इलेक्शन में वोट डालकर अपना एक ग्रुप चुनते हैं। प्रेशर फ्रॉम मल्टीपल इंटरेस्ट ग्रुप। यस, देखो यहाँ पे मल्टीपल इंटरेस्ट ग्रुप का मतलब क्या हो गया, जैसे कि इंडिया में बात करें तो बीजेपी है ना, उसके बाद कांग्रेस है ना, उसके बाद आम आदमी पार्टी है ना, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी, बहुजन पार्टी, दुनिया भर की पार्टीज है ना, नॉर्थ से लेकर साउथ तक। ये सब इंटरेस्ट ग्रुप से जो यहाँ पर प्रेशर डालते हैं। प्रेशर का मतलब होता है लड़ते हैं आपस में। चैलेंजेस क्या हैं? अगर आज चैलेंजेस किसके चैलेंजेस की बात हो रही है, भूलना नहीं, चैलेंजेस हो रही है पोलियार्की सिस्टम के चैलेंजेस की, यानी जो आज की सरकार चलाने की, या फिर आज का जो सिस्टम है जिसमें हम सरकार चुनते हैं और काम करते हैं। तो हमारे यहाँ पे चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस मतलब प्रॉब्लम्स क्या है? तो देखोगे कि आज की डेट में इलाइट डोमिनेंस। इलाइट का मतलब होता है पैसे वाले लोग, बड़े लोग या पैसे वाले लोग। तो याद देखो, आप सच में न्यूज़ में देखते रहोगे कि पहले पैसे वाले लोग क्या करते हैं, पॉलिसी मेकिंग को डोमिनेट करते हैं, खासकर कॉर्पोरेट लॉबिंग। याद होगा, बार बार आप सुनते रहोगे कि भाई अडानी, अंबानी है ना, इन सब तरह के लोगों की ही वजह से जो मोदी सरकार है वो क्या करती है, उनके हिसाब का रूल बनाती है, उनके हिसाब का कानून पास करती है, यानी बहुत सारा काम उनके हिसाब का करती है। उसके अलावा इनइक्वालिटीज़ ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज इन मीडिया। यस, अगर आप इंडिया में देखोगे तो भाई गरीब के पास रिसोर्सेज को यूज़ करने का हक कम है, जबकि अमीर के पास रिसोर्सेज को यूज़ करने का हक ज़्यादा है। यहाँ तक कि मीडिया भी जो है वो पैसों के आगे बिक जाती है ना। उसके अलावा यहाँ पे डिजिटल एज चैलेंज भी है, फेक न्यूज़। यस, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी, एक डायलॉग चलता है व्हाट्सअप के ऊपर कि व्हाट्सअप पे कुछ भी फॉरवर्ड कर दिया जाए, या फिर फेसबुक के थ्रू या किसी के भी थ्रू, तो वो जाने लोग सच मान लेते हैं, जबकि उसको क्रॉस चेक नहीं करते हैं ना। सर्विलेंस का मतलब नज़र रखा जाता है पुलिस के द्वारा, बाकी सबके द्वारा है ना। उसके बाद है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब है देश का कई भागों में बंटना, जैसे आज के डेट में हिंदू मुस्लिम लेवल पर होता है, ठीक है, अमीरी गरीबी लेवल पे होता है, या फिर रीजनल वाइज होता है, तो बिहारी है तो यूपी वाला है, या ऐसा ऐसा होता है। इसको पोलराइजेशन कहा जाता है ना। या ग्रुप्स में कास्टिज्म में चलता है, जैसे कि यूपी बिहार में जाओगे तो यादव का अपना चलता है, या फिर राजपूताना का अपना चलता है ना, इस तरह से।
अब आगे देखते हैं रोल ऑफ स्टेट इन द इरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। भाई आज का ग्लोबलाइजेशन वाला दुनिया है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सारी दुनिया एक गांव की तरह है। यहाँ पर गांव की तरह मतलब हम कहीं भी किसी भी वक्त किसी से भी बात कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी ट्रांजेक्शन सब कुछ कर सकते हैं। दुनिया आज कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्ट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसे ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। इन द era ऑफ ग्लोबलाइजेशन द रोल ऑफ स्टेट हैज़ अंडरगॉन सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन। यस, जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, खासकर पिछले 30-40 सालों में अगर देखा जाए तो दुनिया में बहुत सारे बदलाव आए हैं, और उसी के हिसाब से स्टेट का रोल भी बदला है। स्टेट का मतलब किसी भी कंट्री का जो रोल है वो थोड़ा सा बदला है। द स्टेट वाज सोवरेन अथॉरिटी, वॉज लिखा है देखो यहाँ पे, वॉज सोवरेन अथॉरिटी। सोवरेन अथॉरिटी का मतलब होता है कि अपने देश के अंदर के डिसीजंस या अपने देश के हित के लिए जो डिसीजंस होते थे, पहले लोग अपने हिसाब से अपनी तरीके में अपनी कंट्री को सही करने के लिए लेते थे। लेकिन आज के डेट में थोड़ा सा मतलब चीज़ें बदल गई हैं। जैसे कि हमें अमेरिका की बात सुननी पड़ती है, उसके हिसाब से अपने देश में एक्टिविटी करनी पड़ती है। हमें रशिया की बात सुननी पड़ती है ना। यूनाइटेड नेशंस एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कई सारे देशों ने मिलकर बनाया है। तो यूनाइटेड नेशन जो कह देगा वो बहुत सारे देशों को मानना पड़ता है, जैसे इंडिया भी उसे भी मानना पड़ता है। तो सोवरेनिटी जो है वो थोड़ी सी कम हो गई। सोवरेनिटी का मतलब कि अपने मन से नहीं चल सकते आप, है ना। कंट्रोलिंग द इकोनॉमी, लॉ एंड सोसाइटी विद इन द डिफाइंड टेरिटरी। तो सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि भाई आप अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकते हो, लॉ को कंट्रोल कर सकते हो, सोसाइटी को कंट्रोल कर सकते हो विद इन द टेरिटरी। जैसे कि इंडिया की बात करें तो इंडिया के बॉर्डर के अंदर ही हम सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको सोवरेनिटी कहा जाता है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, ग्रोइंग इंटरकनेक्टेडनेस, ध्यान से देखना, इंटरकनेक्टेडनेस, हमारा पाकिस्तान के साथ कनेक्शन, हमारा बांग्लादेश के साथ लेन देन, हमारा आसपास के पड़ोसी देश के साथ, इवन और भी दुनिया के दूसरे देशों के साथ लेन देन जो है, वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, कल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये सब हम लेन देन कर ही रहे हैं ना। पॉलिटिक्स में हम लेन देन कर रहे हैं, कल्चर में हम लेन देन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं, हैज चेंज एंड रीशेप्ड दिस रोल। और तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो गया, हमारा जो सोवरेन अथॉरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा बदल गया है। मतलब दूसरे देश भी हमारे इंडिया में आके इंटरफेयर कर सकते हैं, ऐसा हो चुका है। अगर तुम रिसेंट वाला न्यूज़ देखोगे जिसमें इंडिया पाकिस्तान का भी बीच में छोटा सा वॉर हुआ था, वॉर तो नहीं बोल सकते, छोटी सी बोलते ना कि लड़ाई जैसी हो गई थी। तो याद होगा तुमको, देखा होगा तुमने न्यूज़ में कि भाई अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है भाई डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने क्या किया, बीच में आके सुलह कराया। अब बताइए, हम दोनों की लड़ाई थी, हम आपस में सुलझाने चाहिए, लेकिन कोई तीसरा आकर हमारे बीच में क्या कर दिया, सुलह करा दिया, और उसने उसका बोलते ना क्रेडिट भी ले लिया एक तरह से। तो ये क्या है, हमारी सोवरेनिटी कहीं ना कहीं हमारी बढ़ गई। मतलब भाई दो लोगों में अगर झगड़ा हो रहा है तो वो दोनों सही करते हैं ना, या हम डिसीजन लेते हैं, इंडिया वाला डिसीजन लेते हैं, फिर पाकिस्तान वाले कुछ करना चाहिए था। लेकिन तीसरा भी आ गया बीच में, कैसे आ पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की वजह से सोवरेनिटी अथॉरिटी क्या हो चुकी है, थोड़ी सी कम हो चुकी है, अलग हो चुकी है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ लीड टू इंक्रीज इंटरडिपेंडेंस। देखो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो गया है, हम किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट है, वो किसी और पे डिपेंडेंट है, वो किसी और पे डिपेंडेंट है, और ऐसे करके चक्र बन गया, हम एक दूसरे पे डिपेंड हो चुके हैं। मतलब हर चीज़ में है ना, सामान से लेकर ट्रांजैक्शन से लेकर इवन कल्चर से लेकर, है ना। देखो लिखा भी है, राइज ऑफ ट्रांजैक्शनल एक्टर्स, है ना, एंड सिंकिंग ऑफ बाउंड्रीज, ऑल ऑफ विच हैव कंपेल्ड स्टेट ऑफ रीडिफाइंड देयर फंक्शंस, अथॉरिटी, रिलेवेंस, मतलब हर एक चीज़ हो चुकी है ऊपर नीचे। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, तो हम जानते हैं ऑलरेडी। ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इन इंट्रैक्शन, इंटीग्रेशन एंड इंट्रैक्शन अमंग कंट्रीज। देखो क्या लिखा है, इंटीग्रेशन यानी कि जो दुनिया पहले अलग अलग नज़र आती थी, आज ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक दूसरे से कनेक्टेड महसूस करती है, सब जुड़ चुकी है ना। हम वही मैंने कहा ना कि हम जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं, कोई भी कल्चर अपना सकते हैं, घूम सकते हैं, है ना, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई भी चीज़ मंगा सकते हैं, बेच सकते हैं, सब कुछ हो चुका है। तो इंटीग्रेशन हो चुका है, इंटरेक्शन हो चुका है अमंग कंट्रीज थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT, कल्चर, पॉलिटिकल, कॉर्पोरेशन, हर चीज़ से हम जुड़ चुके हैं। इट इंक्लूड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। यस, आज के डेट में हमारा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ है कि नहीं। इसका मतलब क्या है कि हम मल्टीनेशनल कंपनीज़ को अपने देश में आने देते हैं, हमारे देश की कंपनियां जो है दूसरे देशों में जाती हैं, फिर फ्री फ्लो ऑफ गुड्स हो चुका है, कैपिटल हो चुका है, सर्विसेज हो चुका है, एक देश दूसरे देश को सर्विसेज बेचता है। जैसे आज के डेट में सॉफ्टवेयर वगैरह है ना, पैसे हम लगाते हैं या पैसे आते हैं, गुड्स हम बेचते हैं। क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन इन कम्युनिकेशन, देखो दिखा क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन, यहाँ तक कि एक देश से दूसरे देश लोग जाके बसते भी हैं, माइग्रेशन भी चलता है ना, और कम्युनिकेशन होता है। इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स लाइक, इसमें जो रोल अदा किया किसने किसने किया, UN, यूनाइटेड नेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, इन सब ने क्या किया यहाँ पर, यहाँ ने कहीं ना कहीं रोल अदा किया हुआ है ना। चलिए, ट्रेडिशनल रोल ऑफ स्टेट्स। तो बिफोर ग्लोबलाइजेशन द स्टेट हैड, देखो ग्लोबलाइजेशन के पहले स्टेट कैसा था,
सोवरेन कंट्रोल था, यानी हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स में हम खुद बोलते थे, हमें किसी से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब प्रोटेक्टिव रोल, क्या लिखा देखो, प्रोटेक्टिव रोल था, प्रोटेक्टिव। लॉ एंड ऑर्डर और नेशनल डिफेंस, ये हमारा मेन काम था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, नेशनल डिफेंस ध्यान रखना, हमारा रोल मेन था। स्टेट का रोल, हमारा मतलब स्टेट मतलब सरकार। इकोनॉमिक रोल था, रेगुलेटिंग इंडस्ट्रीज, ट्रेड बैरियर, सब्सिडीज़, ये सब देना सरकार का काम था। और वेलफेयर रोल, सरकार वेलफेयर के एंगल से क्या करती थी, एजुकेशन देती थी, हेल्थ देती थी, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाती थी, यानी कि गरीबी को कम करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम निकालती थी। ये स्टेट के रोल रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के पहले। लेकिन जैसे ही ग्लोबलाइजेशन हुआ तो स्टेट का रोल देखो कैसे चेंज हुआ, रेगुलेटर से फैसिलिटेटर हो गया। मतलब जो सरकार पहले हर चीज़ में अपना नाक घुसाकर बोलती थी कि भाई तुम्हें बस ये करना है, ये करना है, ये करना है, अब सरकार ऐसा नहीं करती। सरकार बोलती है आपको जो करना है उसमें हम आपको मदद करेंगे, है ना। जैसे देखो एक बीच में हमारे यहाँ पे लाइसेंसिंग राज था, कोटाज थे। कोटाज का मतलब होता था लिमिटेशन लगाए जाते थे, इससे ज़्यादा आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इंपोर्ट नहीं कर सकते, कोई भी इंडस्ट्री चलानी है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। सरकार ने ये सब हटा दिया 1991 के बाद। नाउ स्टेट लिबरल मार्केट बन चुका है, जिसको जो बना के बेचना है बना के बेच सकता है, जिसको जो खरीदना है खरीद सकता है ना। प्राइवेट पब्लिक इंटरप्राइजेस हो चुका है, अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हो चुका है। द स्टेट एक्ट मोर एज अ फैसिलिटेटर ऑफ बिजनेस। यस, सरकार आज के डेट में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, जैसे कि सरकार जो है रोड प्रोवाइड करके देती है, सरकार जो है लाइसेंस प्रोवाइड करके देती है, सरकार जो है डॉक्यूमेंटेशन में ज़्यादा दिक्कत ना आए इसका ध्यान रखती है ना। कंट्रोलर का काम नहीं कर रही है, आपको हेल्प का काम कर रही है। तो रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बन चुकी है। इरोजन ऑफ सोवरेनिटी, सोवरेनिटी का मतलब कि मैं जो चाहूँगा कर लूँगा, या मैं जो चाहूँगा मेरे देश के लिए सोचूंगा करूँगा, है ना, अपनी खुद की डिसीजन मेकिंग। तो हमारी जो खुद की डिसीजन मेकिंग है थोड़ी थोड़ी सी बदली है, और ये सभी देशों की बदली है। विथ राइज इन इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन। यस, व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रीटीज़, हम एक देश से दूसरे देश में ट्रीटीज़ करते हैं। ट्रीटीज़ का मतलब बहुत कुछ होता है, हम पानी को लेकर ट्रीटी करते हैं, हम रोड को लेकर ट्रीटी करते हैं, हम ट्रेड को लेकर ट्रीटी करते हैं। ट्रीटी का मतलब एक एग्रीमेंट हो गया। तो एग्रीमेंट में जो टर्म्स कंडीशन लिखे होते हैं वो दोनों देश मिलकर तय करते हैं, है कि नहीं। जब दोनों देश मिलकर तय कर रहे हैं तो कुछ बातें हमें सामने वाले की माननी पड़ती है और कुछ बातें हम भी अपनी रखते हैं। तो कुछ बातें जब सामने वाले की माननी पड़ रही है तो कहाँ पे सोवरेनिटी कहाँ पे रह गई। सोवरेनिटी का मतलब हमने कहीं ना कहीं पॉलिसी को ढीला कर दिया कि हाँ ठीक है भाई, आप हमारे देश के मुद्दे पे बात कर सकते हो, इस तरह से, है ना। तो एब्सोल्यूट सोवरेनिटी धीरे धीरे क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। जैसे WTO कैन इन्फ्लुएंस डोमेस्टिक ट्रेड पॉलिसीज। यस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अगर इंडिया को बोले कि भाई इंडिया तुम थोड़ा सा ट्रेड पॉलिसीज में चेंजेस लाओ, तो इंडिया को मानना पड़ेगा। इंडिया ही नहीं कह सकती भाई मेरा देश है, मेरा देश सोवरेन है, तो मैं गणराज्य हूँ, मैं अपना खुद का देखूंगा समझूंगा ना जी। वो जुड़ के रहना है आपको, तो उनकी भी बातें थोड़ी सी माननी पड़ेगी, है ना। ऐसा है। यहाँ तक कि IMF, वर्ल्ड बैंक, ये भी बहुत सारे कंडीशंस करते हैं। 1991 में यही तो हुआ था कि IMF और वर्ल्ड बैंक ने जब हमारा देश डूबने वाला था एक तरह से, तो यही कंडीशन रखी थी कि आप अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा लिबरल बनाइए, आप अपनी इकोनॉमी को, मार्केट को थोड़ा सा ओपन कीजिए। हमें मानना पड़ा। तो मानना पड़ा तो इसका मतलब क्या है, हमने दूसरों की बात मानी अपने देश के अंदर के डिसीजन लेने के लिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सोवरेनिटी को थोड़ा सा हमने रिड्यूस कर दिया। उसके बाद है राइज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स के यहाँ पर रोल बढ़ गए हैं। कौन से, जैसे NGOs बहुत सारे आ चुके हैं, MNCs आ चुके हैं, ग्लोबल मीडिया आ चुका है, सिविल सोसाइटी इन्फ्लुएंस करती है पॉलिसीज़ को। सरकार अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। स्टेट नो लॉन्गर एक्ट अलोन, सरकार अकेले काम नहीं करती है, सरकार के साथ ये सारे भी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। एग्जाम्पल, टेक जायंट्स लाइक गूगल, देखो गूगल, मेटा इन्फ्लुएंस, डेटा पॉलिसी इवन विथ इन सोवरेन स्टेट। यस भाई, ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो एक देश के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है आज के डेट में, वहाँ के सिचुएशन, वहाँ के लोगों के माइंड को चेंज करती हैं। अगला है इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी। यस, स्टेट की सोवरेनिटी रोल को थोड़ा सा कम करने के बाद अब अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपकी जिम्मेदारी बन गई है, आप कुछ भी नहीं कर सकते अपने देश के अंदर। जैसे क्या लिखा देखो, थ्रू ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स, दुनिया भर में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। जैसे UN की बात हमने की, हम G7 की बात करते हैं, G20 की बात करते हैं, है ना। उसके बाद बहुत सारे और भी छोटे मोटे हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं ना, एशियान बनाया हुआ है हमने, है ना, नाटो बनाया हुआ है हमने, ऐसे बहुत सारे ग्रुप बनाए हुए हैं। तो उन सभी प्लेटफॉर्म्स पे जाकर देश जो है अपनी बातें रखते हैं या एक दूसरे देशों पे इल्ज़ाम भी लगाते हैं, जहाँ पे हमें आंसर देना पड़ता है। जैसे अगर इंडिया में मान लो कि मीडिया को लेकर सरकार का ये रहा है कि मीडिया को कंट्रोल करती है, तो बाहर जब UN में जाते हैं तो UN में कनाडा या फिर पाकिस्तान या फिर और भी जो देश हैं वो इंडिया पे सवाल उठाते हैं कि भाई आप अपने मीडिया को क्यों कंट्रोल करते हो, जबकि हमारे देश के अंदर की बात है। लेकिन आप ऐसा नहीं करना चाहिए इथिकल लेवल पर, इसीलिए वहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं, और सवाल पूछे जाते हैं तो फिर आंसर देना पड़ता है।
इसका मतलब क्या है, आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई, यानी आपको आगे चल के जवाब देना है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए क्या लिखा है, तो थ्रू ग्लोबल प्लेटफॉर्म ह्यूमन राइट्स एब्यूसेस, अगर किसी दुनिया में किसी भी देश में किसी भी जगह पर ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है तो वहाँ पे आपको सवाल उठाया जाएगा। एनवायरमेंटल वायलेशन हो रहा है, इसका मतलब है कि कोई देश जो है बहुत सारा इंडस्ट्री बना बना के पूरा एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है, ज़मीन को पोल्यूट कर रहा है, पानी को पोल्यूट कर रहा है, तो उसको उसको भी देखा जाएगा, फिर समझा जाएगा। और अगर किसी देश में भयंकर लेवल का करप्शन हो रहा है तो उसको भी देखा जाएगा। स्टेट्स आर अंडर इंटरनेशनल स्क्रूटिनी, देखो क्या लिखा है, इंटरनेशनल स्क्रूटिनी। इसका मतलब क्या है कि कल को अगर यूएन को लगता है कि भाई इंडिया में कुछ तो इन्वायरमेंटल लेवल पे सही नहीं चल रहा है, तो यूएन से एक ग्रुप आएगा इंडिया में आकर, वो चेक कर सकता है कि यहाँ पे जो मतलब इंडस्ट्रीज़ हैं वो कैसे काम करती हैं, वो सच में सही से काम कर रही नहीं कर रही हैं, या पूरे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही हैं। सर ऐसा क्यों कह रहे हो कि दूसरे मतलब बाहर के लोग आकर हमारे इंडिया में चेक करेंगे, उनका क्या हक बनता है? भाई अगर मान लो इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे चल रही हैं और वो सही से काम नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट और पानी या समुद्र का पानी जो है वो पोल्यूट हो रहा है, तो भाई एनवायरनमेंट तो सभी के लिए होता है ना, हवा कहीं एक जगह थोड़ी रहती है। अगर कोई हवा पोल्यूट हो गई और ट्रैवल करके पूरी दुनिया में घूम रही है तो उससे तो सबको नुकसान होगा। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है किसी देश की वजह से तो उसका नुकसान तो सभी को होगा ना, सिर्फ उसी देश को थोड़ी होगा। इसके लिए ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद लिखा है डिमिनिश्ड कंट्रोल ओवर इकोनॉमी। देखो लिखा है इकोनॉमी पे कंट्रोल कम हो चुका है। क्यों? हम जानते हैं, हमने ग्लोबलाइजेशन अपनाया है, हमने प्राइवेटाइजेशन अपनाया है और हमने लिबरलाइजेशन अपनाया है। एलपीजी पॉलिसी अपनाई थी 1991 में, जिससे हमने फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल मीन्स स्टेट कैन नॉट फुल्ली कंट्रोल देयर इकोनॉमीज। मतलब देखो, एक दो तरह की इकोनॉमीज, एक्चुअली तीन तरह की होती है। जैसे कि आपने सुना होगा सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट में क्या होता है कि सारा का सारा रिसोर्स, प्रोडक्शन, सप्लाई सब कुछ गवर्नमेंट हैंडल करती है, सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर में होता है। फिर हमने एक पढ़ा है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसका मतलब क्या है, सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर देखता है, प्राइवेट सेक्टर तय करता है कि क्या बनाना है, कितना बनाना है, किसको बेचना है, कितने प्राइस से बेचना है। और एक तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब जिसमें दोनों का फीचर हो। तो आज के डेट में जो दुनिया चल रही है ना, वो कैपिटलिस्ट नेचर से ज़्यादा चल रही है। सोशलिस्ट नेचर में होता क्या है कि सब कुछ सरकार के अंडर में वो जब होता है तो कुछ साल बाद ना करप्शन बहुत होने लगता है, क्योंकि सब कंपनियां सरकार की होती हैं, सारी एक्टिविटी सरकार करती है, सारा रिसोर्सेज सरकार के अंडर में होता है और धीरे धीरे करप्शन बढ़ जाता है। इंडिया में भी यही हुआ। इंडिया जब आज़ाद हुआ तो 1947 में सरकार ने लगभग सब कुछ अपने हाथ में रखा था। प्राइवेट सेक्टर्स को कुछ ही इंडस्ट्रीज़ दी थी, बाकी सारे इंडस्ट्रीज़ किसके हाथ में थी? सारे के सारे इंडस्ट्रीज़ सरकार अपने हाथ में रखी थी। अगर आपको कभी पता करना हो तो अपने दादा या पिताजी से पूछिएगा कि जैसे 1990 के दशक में कितनी न्यूज़ चैनल थी या कितने चैनल्स थे टीवी चैनल, तो बोलेंगे एक ही चैनल था। क्यों? क्योंकि सरकार ने अलाउ ही नहीं किया था कि कोई टीवी चैनल या न्यूज़ चैनल या फिर कोई एंटरटेनमेंट चैनल खोल सकता है। पापा को पूछेगा कि भाई कितने रेडियो चैनल्स थे, तो वो बताएंगे कि एक ही था, ऑल इंडिया रेडियो, है ना। ऐसे करके बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो थी वो, जैसे पोस्ट ऑफिस, अकेला कुरियर का एक ही जरिया था पोस्ट ऑफिस। ये तो 1991 के बाद जब लिबरल पॉलिसी लाई गई तो आज दुनिया भर के कुरियर सर्विसेज हैं, दुनिया भर की कुरियर कंपनीज़ हैं, है ना। तो बहुत सारी इंडस्ट्री सरकार के पास अकेली थी। तो इंडिया में भी यही दिक्कत है कि इंडिया में करप्शन बहुत ज़्यादा लेवल पर बढ़ गया था। सारी इंडियन गवर्नमेंट कंपनी जितनी थी, सब पे अधिकारी जो थे वो सब करप्टेड थे और इंडिया को बहुत नुकसान हो रहा था। इसीलिए 1991 में इंडिया को अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ी। तो आज के डेट में दुनिया के बहुत सारे देश, स्टॉक मार्केट, है ना, FDI फ्लोज, FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इनफ्लोज, है ना। उसके बाद ग्लोबल सप्लाई चेन ऑफन बायपासेस नेशनल कंट्रोल। ग्लोबल रिसेशन अफेक्ट ऑल नेशन। देखो ध्यान से, एक आपने कभी सुना होगा 1929 या 30 में ग्रेट डिप्रेशन आया था। ग्रेट डिप्रेशन का मतलब होता है कि क्या बोल सकते हैं इसको, जैसे कि पूरी दुनिया में एक तरह से मंदी आ जाना। मंदी का मतलब होता है लोगों के पास पैसे नहीं थे, लोग डिमांड नहीं कर पा रहे थे। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था? इसका सबसे बड़ा रीज़न था अमेरिका में दो बड़े बैंक, दो एकदम बड़े बैंक, एकदम बड़े से बड़े बैंक, दो बैंक दिवालिया घोषित हो गए। दिवालिया का मतलब होता है वो लुट गए, बर्बाद हो गए। और दो बड़े बैंकों के बर्बाद होने के बाद उसका इफेक्ट पूरी दुनिया पे पड़ा, क्योंकि अमेरिका का जो डॉलर है वो पूरी दुनिया में चलता है। जब एक देश में रिसेशन आता है तो उसका असर जो है बाकी देशों पे भी पड़ता है, खासकर बड़े देशों के साथ, है ना। तो ये पड़ा था, ठीक है। आगे कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल चेंजेस। अब कल्चरल चेंजेस और आइडियोलॉजिकल चेंजेस कैसे होता है, भूलना नहीं है। हम पढ़ रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का असर जो है स्टेट के रोल पे कैसा पड़ा है।
स्टेट यानी सरकार, यानी कि देश, देश का रोल कैसे चेंज हुआ है। तो कल्चरल चेंजेस भी हुए हैं और डिजिटल चेंजेस भी हुए हैं। आज हम अपने देश में क्रिसमस भी मनाते हैं, है ना। हम अपने देश, इवन देखो लंदन में, मैं अमेरिका में देखता हूँ कि आज के डेट में लोग छठ पूजा मना रहे हैं वहाँ पर, है ना, हिंदू कल्चर के हिसाब से देखा जाए तो, है ना। वहाँ पे ईद मनाते हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटी होती है। तो ये क्या हो रहा है, मिक्स कल्चर हो रहा है, क्योंकि लोग भी मिक्स हो रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, लोग व्यापार कर रहे हैं, लोग रह रहे हैं, लोग बस रहे हैं, है ना। तो ग्लोबलाइजेशन ब्रिंग वेस्टर्न कल्चर वैल्यूज़। इंडिया में देखो वेस्टर्न कल्चर वैल्यूज़ आ गया, मीडिया आ गया, लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। सम स्टेट फेस आइडेंटिटी क्राइसिस, यहाँ तक कि बहुत सारे स्टेट्स को लगता है कि यार वो अपनी मूल मूल मतलब मेन लैंग्वेज, मेन जो उनका कल्चर है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ऐसे भी बहुत लोग को डिबेट में लगता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इंडिया का जो है यार वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, यानी कि इंडिया जो है पश्चिमी देशों की तरह बनते जा रहा है, जबकि इंडिया खुद का जो मेन कल्चर है वो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। ऐसा बोलते हैं बहुत सारे लोग, समझते हैं। स्टेट्स हैव बैलेंस मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन। तो स्टेट्स को करना क्या चाहिए कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस मॉडर्निटी, यानी कि मॉडर्न भी बनना है हमें लेकिन ट्रेडिशन भी रहना है ना। फिर आ गया प्राइवेटाइजेशन एंड सिंकिंग ऑफ वेलफेयर ऑफ रोल। देखो क्या लिखा, प्राइवेटाइजेशन एंड सिंकिंग ऑफ वेलफेयर ऑफ रोल। मतलब जो सब कुछ पहले सरकार सब कुछ अपने अंडर में रखती थी, कंपनियां रखती थी, लोगों को नौकरियां देती थी, सरकार का मेन मुद्दा होता था कि जनता का वेलफेयर करना है। लेकिन समय के साथ चीज़ें बदली हैं, प्राइवेट सेक्टर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो आजकल सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। और श्रिंकिंग ऑफ वेलफेयर रोल, सरकार का जो वेलफेयर रोल था, यानी जनता की भलाई, जनता का हित या सबको समान एक जैसा समझना, ये एक जैसा एक्टिविटी करना, है ना, ये धीरे धीरे कम हो रहा है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अगर बढ़ता रहेगा तो भाई सरकार को तो कम होगा। और प्राइवेट सेक्टर किसके लिए काम करता है, प्राइवेट सेक्टर मतलब अमीर या पैसे लोगों के लिए काम करता है, जिनके पास पैसे हैं उनको सामान बेचेगा और प्रॉफिट कमाएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मेन काम तो प्रॉफिट कमाना होता है कि नहीं। तो यहाँ पे वेलफेयर सबका हो पाएगा क्या, नहीं। जो गरीब है उसका कभी वेलफेयर नहीं हो पाएगा, ये भी एक दिक्कत है। इसलिए इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई जाती थी। देखो क्या लिखा है, द पुश फॉर इकोनॉमिक एफिशिएंसी लीड टू प्राइवेटाइजेशन। यस, देखो सरकार के अंडर में जब संस्थाएं चलती हैं या पूरा इकोनॉमी चलता है तो सरकार ना बहुत स्लो काम करती है। आपको ही पता है, सरकारी संस्था में जाओ तो देखो यहाँ से वहाँ भगाते हैं। क्यों सरकार मतलब बदनाम है या सरकार हमेशा कटघरे में रहती है, क्योंकि सरकार का काम हमेशा स्लो होता है। प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमिक एफिशिएंसी, देखो ये वर्ड लिखा ना, इकोनॉमिक एफिशिएंसी। किसी देश को अपनी जीडीपी बढ़ानी है, किसी देश को बहुत आगे जाना है, तो उसे प्राइवेट सेक्टर को मौका देना पड़ता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो प्राइवेट सेक्टर करते क्या है, वो ज़्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं और पैसा लगाते हैं, ज़्यादा सामान बेचते हैं, जिससे मतलब एफिशिएंसी क्या होती है, बढ़ती है ना। एफिशिएंसी मतलब काम करने की स्पीड बढ़ जाती है, जिसके लिए प्राइवेट हेल्थ केयर हो चुके हैं, एजुकेशन भी प्राइवेट हो चुका है, ट्रांसपोर्ट भी प्राइवेट हो चुका है। द वेलफेयर स्टेट इज डाउन साइड्स। यस, सरकार का रोल कम हो गया है, सरकार का रोल क्या हो गया है, कम हो गया है। विच कैन हर्ट मार्जिनलाइज पॉपुलेशन। देखो कितनी अच्छी से लिखी है, मार्जिनलाइज पॉपुलेशन को ये नुकसान पहुंचा सकता है। मार्जिनलाइज पॉपुलेशन का मतलब होता है जो मिडिल क्लास और उससे लोअर क्लास में आते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास और लोअर क्लास के पास पैसे नहीं होते इतने ज़्यादा, वो इतने ज़्यादा फाइनेंशियली अवेलेबल नहीं होते, उनके पास रिसोर्सेज भी इतने ज़्यादा नहीं होते। प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से सारा का सारा जो भी कुछ बनता है या जो भी कुछ किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, पैसे वालों के लिए, इलाइट क्लास के लिए, है ना। तो यहाँ पे मार्जिनलाइज पॉपुलेशन को प्रॉब्लम हो सकती है। न्यू डिबेट क्या है, इज़ द स्टेट स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक वेलफेयर इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। तो आज के डेट में सवाल चलता है कि क्या जो स्टेट है वो क्या जिम्मेदार है पब्लिक वेलफेयर के लिए आज की इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, एक सवाल चलता है। उसके बाद है स्टेट एज अ निगोशिएटर इन ग्लोबल फोरम। निगोशिएटर, ध्यान देना, स्टेट नाउ प्ले अ की रोल इन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस। यस, आज की डेट में राज्य जो है वो वर्ल्ड लेवल पर जाकर क्या कर रहा है, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है ना। जैसे कॉप समिट एक तरह का एक ये है, ग्रुप है। ट्रेड नेगोशिएशंस करता है WTO में, ग्लोबल समिट्स में जाता है, जैसे G20 में जाता है, जिसके अंदर बहुत अलग अलग मुद्दों को लेकर बातें होती हैं। यहाँ पे 15-20 देशों के जो क्या आते हैं, राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं। द स्टेट रिप्रेजेंट नेशनल इंटरेस्ट। यस, स्टेट का काम क्या रहेगा अब, नेशनल इंटरेस्ट। जैसे अभी देखो बीच में इंडिया पाकिस्तान का सब हुआ था, तो जब हमारी मीटिंग्स UN में वहाँ पे G20 में बनी, बाहर देशों में जब गए मोदी जी, तो मोदी जी ने वहाँ पे आवाज़ उठाई कि भाई पाकिस्तान का इस तरह का रवैया बिल्कुल भी नहीं ये किया जा सकता। उसके अलावा तुमने सुना होगा कि पाकिस्तान यहाँ पे हमारे ऊपर हमला कर रहा है और वहाँ पे वर्ल्ड बैंक या IMF से उनको पैसे अलॉट हो गए, तो उसके लिए भी इंडिया ने आवाज़ उठाई कि ऐसे कैसे यार, वॉर के बीच में आप पाकिस्तान को इतना 1000 करोड़ का पैसा कैसे दे सकते हो उनकी हेल्प के लिए। तो ये भी बातें वहाँ पर रखी गई हैं कि नहीं। फिर आता है सिक्योरिटी चैलेंजेस। यस, ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज रिस्क ऑफ टेररिज्म। यस, देखो हमारा लेन देन बढ़ गया है, लोगों का आना जाना बढ़ चुका है, तो इससे रिस्क भी बढ़ा है कि हमारे देश में गलत तरह के लोग आ सकते हैं। कम्युनिकेशन बढ़ चुका है, ट्रांसपोर्ट बढ़ चुका है, बाहर से ही हमारे देश के कुछ
वीक लोगों को खरीद लिया जाता है, उनको टेररिज्म में इस्तेमाल किया जाता है ना। साइबर थ्रेट बहुत बढ़ चुका है, पैसे का ट्रांजैक्शन आजकल कितना घोटाला होता है, ट्रांजैक्शनल क्राइम्स हो चुके हैं, पेंडेमिक्स आ जा गया। देखो ग्लोबलाइजेशन की ही वजह से पेंडेमिक आया। अगर मान लो किसी चाइना से हमारा लेन देन नहीं होता, चाइना में कोई जहाज़ नहीं आता जाता, कोई लेन देन नहीं होता, तो आज आज वायरस थोड़ी यहाँ पे पहुँच पाता है ना। वायरस लोगों के थ्रू आया क्योंकि लोग आए गए, है ना। द स्टेट मस्ट बिल्ड ग्लोबल पार्टनरशिप, यस। जैसे देखो आज के डेट में हमारा रशिया के साथ अच्छा पार्टनरशिप है, लिटरली बहुत अच्छा है और काफ़ी पुराना पार्टनरशिप है, बढ़िया है। जब रशिया यूएसएसआर हुआ करता था, यानी कि सोवियत संघ, सोवियत यूनियन हुआ करता था, तब भी रशिया के साथ हमारा बड़ा अच्छा था। और प्रोटेक्टिंग नेशनल सिक्योरिटीज, और एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करते हैं। कोऑपरेटिंग इन टैकलिंग कोविड-19, साइबर अटैक्स और फॉरेन एक्टर्स, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। फिर हम अगला ले सकते हैं जैसे डिजिटल गवर्नेंस, यस। द डिजिटल एरा हैज़ क्रिएटेड न्यू पॉलिसी एरियाज फॉर द स्टेट, डेटा प्रोटेक्शन, साइबर लॉस, इंटरनेट फ्रीडम, ये सब भी नई नई चीज़ आ चुकी है। ग्लोबलाइजेशन का ये देनी तो है कि आज के डेट में हम इंटरनेट की बातें करते हैं, है ना, इंटरनेट पे आज़ादी की बातें करते हैं, साइबर लॉज बनाए गए हैं, डेटा को प्रोटेक्ट करने का एक टेक्नोलॉजी बनाया गया है। स्टेट मस्ट बैलेंस फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नेशनल इंटरेस्ट, देखो कितनी चीज़ लिखी है। स्टेट मस्ट बैलेंस फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी जानकारी पाने और देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन तब तक जब तक कि नेशनल इंटरेस्ट में बन रहा है। नेशनल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि देश के हित में काम हो रहा हो, तब तक। पता चला कोई खुफिया जानकारी बाहर फ्लो कर रहा है तो वो अपने ही कर सकते हैं। कोई गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहा है ना, एक दूसरे के कास्ट के बारे में बोल रहा है, एक दूसरे के रिलीजन के बारे में गंदा गंदा बोल रहा है, तो इससे क्या हो सकता है, लोगों में दंगे हो सकते हैं, चीज़ें खराब हो सकती हैं, तो ये नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन तो होना चाहिए, लेकिन बैलेंस होना चाहिए। ओके इंडिया के बारे में देख लीजिए। इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लाया गया, कब लाया गया, 1991 में। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन मतलब इंडिया में क्या बोल सकते हैं इसको, हमने इकोनॉमी को थोड़ा सा ओपन किया, इसे भी बोलते हैं इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, जिसमें हमने टैक्सेस को हटाया, लाइसेंसिंग राज हटा दिया, है ना, टैक्सेस कम कर दिए, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को फ्री कर दिया, सरकार के कंट्रोल से प्राइवेट सेक्टर्स को भी दे दिया, जहाँ पे आज हम बहुत सारे न्यूज़ चैनल, टीवी चैनल्स, है ना, इवन इंटरटेनमेंट चैनल्स, इवन आज के डेट में हमारे पास बहुत सारे रेडियो चैनल्स हैं, है ना, बहुत सारे पोस्ट ऑफिस, कुरियर ऑफिस हैं, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। शिफ्ट फ्रॉम कंट्रोल इकोनॉमी टू मार्केट इकोनॉमी, यस। पहले कंट्रोल इकोनॉमी थी, कंट्रोल इकोनॉमी का मतलब होता है कि सब कुछ सरकार हैंडल करती थी, लेकिन सरकार ने 1991 में लिबरल पॉलिसी लाया, जिसमें प्राइवेट सेक्टर्स को आने का मौका दिया। राइज ऑफ आईटी सर्विसेज सेक्टर, यस, ये ग्लोबल डिमांड की वजह से आईटी सेक्टर बहुत तेज़ी से बढ़ा। एफडीआई पॉलिसी रिफॉर्म की गई, एफडीआई की पॉलिसी को चेंज किया गया। देखो एफडीआई का पॉलिसी का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई होता है। 1991 के पहले बाहरी देशों को इंडिया में आकर इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस थी, मतलब उसमें बहुत सारे टर्म्स कंडीशन थे, या समझ लो कि ना के बराबर था, बाहर की कोई कंपनी आके इंडिया में बिजनेस नहीं कर सकती थी, मतलब एक बहुत रिस्ट्रिक्शन था। ऐसा नहीं, 2-4 कंपनियां थी हमारे पास, जैसे बहुत पुराना हमारा पास कोका कोला चला आ रहा है, या फिर और भी बहुत सारी कंपनियां जो पुरानी चली आ रही, नो डाउट, लेकिन बहुत रिस्ट्रिक्शंस था और 100% इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे, ऐसे बहुत सारे रीजन थे अलग अलग। लेकिन 1991 में जब हमने इकोनॉमिक पॉलिसी लाई तो हमने क्या किया, हमने उसको रिफॉर्म किया, रिफॉर्म का मतलब चेंज किया, और हमारे हिसाब से हमने क्या किया, कंपेनियन शो फैसिलिटेशन, यानी बाहरी कंपनियों को कहा कि भाई आओ इंडिया में इन्वेस्ट करो, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपको ज़मीन देंगे, हम आपको बिजली देंगे, हम आपको लेबर देंगे काम करने के लिए। चैलेंजेस रिमेन इन बैलेंसिंग रूरल डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस एंड कल्चरल प्रोटेक्शन, देखो कितनी सही चीज़ लिखी है कि चैलेंजेस अभी भी हैं रूरल डेवलपमेंट में, ग्रामीण लोगों का विकास नहीं हो पाया अभी तक, सोशल जस्टिस ढंग से नहीं मिल पाई है, कल्चरल प्रोटेक्शन नहीं हो पा रहा है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। सो कंक्लूजन में हम दे सकते हैं कि इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन द रोल ऑफ स्टेट हैज चेंज फ्रॉम द बिग कंट्रोलर टू प्रोटेक्टर, यस, कंट्रोलर से अब प्रोटेक्टर की तरफ चला गया है और फैसिलिटेटर बन चुका है, निगोशिएटर से रेगुलेटर बन चुका है ना। इज़ अ मोर कॉम्प्लेक्स एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड, और आज के डेट में हम पूरी दुनिया में सभी देश, इवन अमेरिका भी बहुत सारे देशों पे डिपेंडेंट है, अमेरिका अकेले नहीं जी सकता, कोई बड़े से बड़ा कितना भी देश हो उसका जो सोर्स ऑफ इनकम होता है बाकी सारे देश ही तो होते हैं, तो यानी हम डिपेंडेंट हैं ही। वाइल सम पावर्स ऑफ स्टेट हैव डिक्लाइन, कुछ पावर्स भी स्टेट की कम हो चुके हैं, जैसे डिप्लोमेसी, निगोशिएशन, रेगुलेटरी कैपेसिटी, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मेकिंग, है ना, ये सब चीज़ें बदल चुकी हैं। दस ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट एंडेड द रोल ऑफ स्टेट, मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टेट का रोल ख़त्म नहीं हुआ है, बदल गया है ना, ट्रांसफॉर्म्ड इट हो चुका है। द मॉडर्न स्टेट मस्ट एडप्टिव का मतलब क्या होता है कि भाई आज का जो
राज्य है या देश है उसको क्या होना चाहिए, एडोप्टिव होना चाहिए। एडोप्टिव का मतलब कि उसको समय के हिसाब से अपने भी देश के नियम कानून है ना या लोगों की भावनाओं में को एक्सेप्ट करना चाहिए। एडोप्टिव का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, इंक्लूसिव उनके साथ जुड़ना चाहिए, अकाउंटेबल यानी कि जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, और ग्लोबली अवेयर। ग्लोबली अवेयर का मतलब होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पर ध्यान रखा जाए, है ना। रिमेन रिलेवेंट एंड इफेक्टिव, ताकि हम इफेक्टिवली और रिलेवेंटली आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो ये आपका जो था थर्ड चैप्टर जिसका नाम था, क्या नाम था, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। ठीक है, अगला जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा स्टेट्स एंड इट्स एलिमेंट। ठीक है, ये भी छोटा सा चैप्टर है जो मैं अगले वीडियो में बनाकर आपको भेज दूंगा। ये चौथा चैप्टर है, ये फोर्थ चैप्टर है आपका।